वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी शेयर कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। और गाइस, PDF फाइल आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विवान स्टडी टाइप करेंगे आप तो आपका चैनल मिल जाएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे जाकर के आप PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कारगर होती है। तो गाइस, आज की जो थॉट ऑफ द डे है बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी लाइनों को मैंने यहाँ पे उठाया है। एक बार स्टडी करें और इस पर जरूर फोकस करें कि इसका मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे करियर में, हमारी लाइफ में। तो आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते, परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो दोस्तों, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार बनाएं और अच्छे कर्म करें। अपनी टारगेट को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो है लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करते रहें। आप जिस चीज़ के लिए लगे हैं, आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। बस लगातार अपनी सोच, अपने विचार और अपने कर्म पर फोकस करें और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 23 जुलाई को पूरे भारत में यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑल ओवर इंडिया में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑल इंडिया रेडियो डे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें गाइस कि क्यों मनाया जाता है, तो गाइस हमारे देश में जो ऑल इंडिया रेडियो की जो भूमिका रही है और इसकी जो भागीदारी रही है हमारे समाज में, हमारे देश के लिए, उसको लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और 23 जुलाई को पूरे भारत में ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो के प्रसारण की शुरुआत की थी, जिसे आज ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैंने बताया। और ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR, इसका जो मेन मोटो है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। अब स्क्रीन पर हम देख सकते हैं मोटो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है इसके बारे में। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की यानी राष्ट्रीय प्रसारण की, तो इसका जो मोटो तो मैंने बता दिया आपको। इसके संस्थापक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और स्थापना इसकी की गई है 1930 में की गई है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। और इसकी ओनर कौन होते हैं? प्रसार भारती। ठीक है, याद रखेंगे, प्रसार भारती इसके ओनर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, MD एंड CEO के रूप में ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त किया गया है। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है गाइस, याद रखेंगे। तो प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त किया गया है और प्रकाश चंद्र कांडपाल ये हैं, ठीक है, PK कांडपाल। और इन्हीं को MD एंड CEO बनाया गया है, किसका? SBI जनरल इंश्योरेंस का। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होगा 20 जुलाई से प्रभावी होगा, यानी 20 जुलाई से ये जो है कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कीप इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, ठीक है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स जो मैं लेता हूँ, इसमें से आप कोई एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आप अगर प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इससे पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है,
फेम पे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो गाइस फेम पे ने क्या लॉन्च करने के लिए फैम कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किसने फैम पे ने भागीदारी की है। तो गाइस जो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में फैम पे भारत का पहला नियोजक है। ठीक है, जिसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भारत का पहला नंबर कार्ड लॉन्च किया है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI जो है इसके साथ क्या है, फेम पे ने इस कार्ड को विकसित किया है। और यह कार्ड व्यापारियों को एक रुपे कार्ड होता है, तो रुपे भुगतान नेटवर्क में स्वीकार किया जाएगा इसको। ठीक है, और यह एक डेबिट कार्ड के समान ही होगा जो किशोरों को कौशलेस तरीके से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जिक्र आया है IDFC का, तो IDFC की अगर बात करें तो IDFC के जो CEO हैं वर्तमान में वैद्यनाथ हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट बनाते चलें, साथ में नोट डाउन करते चलें। और यहाँ पे अगर हम अदर बैंक्स की बात करें, जैसे नैनीताल बैंक आ गया आपका, तो नैनीताल बैंक जो है इसके CEO कौन है? दिनेश पंत हैं, और इसका हेडक्वार्टर नैनीताल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में। और अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो इसके जो CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके हैं, संस्थापक हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना की कब गई थी? तो गाइस इसकी जो है ICICI बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में वडोदरा में। ठीक है, तो कीप इन माइंड। और बात करें अगर ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसको जो CEO हैं वो हैं उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, और इसके संस्थापक उदय कोटक ही हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? फरवरी 2003 में इसकी स्थापना की गई थी कोटक महिंद्रा बैंक की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन की पॉइंट्स को, इन छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स को स्टोर करते चलें, यानी नोट डाउन करते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ई-सचिवालय। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ई-सचिवालय पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ई-सचिवालय जो पोर्टल है वो शुरू किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। ठीक है, हरियाणा राज्य ने ई-सचिवालय पोर्टल शुरू किया है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने विभिन्न विभागों के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, मंत्रियों और अन्य प्रमुखों के साथ आभासी बैठकों के लिए ऑनलाइन नियुक्तियाँ करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। और उन्हें इस अवसर पर क्या होगा कि प्लाज्मा दान के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है साथ ही साथ। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है ई-सचिवालय। और साथ ही साथ एक पोर्टल को और लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम है जो है प्लाज्मा दान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी नाम इसका इशू नहीं किया गया है, बस इसको जो है लॉन्च करने की कवायद चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें गाइस, तो गाइस ये हैं मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और इन्होंने ही जो है ई-सचिवालय स्टार्ट किया है। और दोस्तों यहाँ जिक्र है हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में ही ई-सचिवालय स्टार्ट हुआ है यहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और इसकी मुख्यमंत्री कौन? मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? ठीक है, तो जापान ने कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जहां से अपनी 57 उसकी कंपनियां काम कर रही हैं, और उन कंपनियों को अपने वापस बुला रहा है, अपनी कंट्री वापस बुला रहा है, और सारे खर्चे खुद सरकार देने के लिए बोल रही है कि सारे खर्चे सरकार देगी, सारी कंपनियां वापस बुलाई जाएं। ठीक है, तो वो देश हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। ठीक है, तो जापान ने अभी ये घोषणा की है कि जो है जितनी भी हमारी कंपनियां यानी जो 57 कंपनियां वहाँ पे काम कर रही हैं जापानीज, उनको वापस बुलाया जाए। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अभी इंडिया ने झटका दिया है चीन को। इंडिया ने जो है इंडिया में जो चाइनीज़ ऐप चल रहे थे 59 ऐप्स थे। ठीक है, 59 सारे ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। तो उसके बाद अब दूसरा कदम ये उठाया गया है जापान की तरफ से। जापान की जो 57 कंपनियाँ चाइना में चल रही हैं उसको जो है तत्काल प्रभाव से वापस बुलाने की घोषणा की है।
और जापानी सरकार ने कहा है कि ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में होने वाला सारा खर्च सरकार देगी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जापान ने क्या किया है, जो इसकी जो है कंपनियां, वहाँ पे 57 कंपनियां चल रही हैं जापान की, चाइना में, ठीक है, तो उनको वो वापस बुला रहा है। और गाइस यहाँ पे जापान की बात आ रही है बार बार, क्योंकि जापान ने ही ये एक्शन लिया है। तो अगर मैप में हम जापान की बात करें तो ये वेरी स्मॉल कंट्री, यानी एक प्रकार का आइलैंड है, ठीक है। तो ये जापान है और जापान ने ही कवायद की है। और जापान की जो कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी क्या चलती है, जापानीज येन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के, शिंजो अबे, ठीक है गाइस, याद रखेंगे शिंजो अबे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। MI8 AMTSH-VN किस देश का हमला परिवहन हेलीकॉप्टर है, यानी अटैकर हेलीकॉप्टर किस कंट्री का है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। तो गाइस ये जो हेलीकॉप्टर है ये रूस ने बनाया है, बहुत ही घातक और बहुत ही अच्छा जो है, हल्का और काफ़ी जो है तेज तर्रा की जो है हेलीकॉप्टर बनाया है, जो लड़ाई के समय या युद्ध के समय ये बहुत ही हेल्प करता है। और इसका नाम दिया गया है MI8, ठीक है। और इसकी बात अगर करें हम MI8 की, तो गाइस ये है MI8, ठीक है। इसका पूरा नाम है MI8 AMTSH और VN, ठीक है। तो ये एक युद्धक हेलीकॉप्टर है जो रसिया ने इसको डेवलप किया है। और रूसी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी जो रोस्टिक कॉरपोरेशन जो है, उसने बताया कि रूस के नए MI8 जो है हमले के परिवहन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया जा रहा है। और परीक्षणों का जो इसका जो इसका जो इंसेप्शन चल रहा है, ठीक है, इसके परीक्षणों का पहला चरण नवंबर में पूरा हो जाएगा, यानी नवंबर महीने में इसका पहला जो है परीक्षण का चरण पूरा हो जाएगा। और परीक्षण के बाद इस प्रकार के 2 नए वाहनों का परीक्षण और किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रसिया की ये कवायद है, ठीक है, रसिया ने प्रोग्राम चालू किया है। तो अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। और कैपिटल क्या है, मॉस्को। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और करेंसी यहाँ क्या चलती है, रसियन रबल, ठीक है गाइस, पॉइंट नोट रखेंगे, रसियन रबल चलती है करेंसी, ये जो है रशियन करेंसी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश ने पहली बार जुलाई 2020 के लिए 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGDT-TD20 गैस टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला किसी देश ने नहीं किया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये स्टैटिक करंट अफेयर हो जाता है। तो किस देश ने पहली बार जुलाई 2020 के लिए 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD20 गैस टरबाइन का सफल परीक्षण किया है। तो गाइस इसका सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूस ने किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रूस ने जो है सफल परीक्षण इसका किया है। तो जो है रूस का जो रक्षा उद्योग में रूसी फाउंडेशन फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD20 गैस टरबाइन का इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। और परीक्षण जो है तातारास्तान के कजालबास विमान केंद्र में आयोजित किए गए थे, इसका जो परीक्षण हुआ है। और विमान का जो उत्पादन होगा इसका जो 2021 से 2022 पर निर्धारित है, इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका उत्पादन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो 3D प्रिंटिंग टरबाइन है ये MGTD, इसका सफल परीक्षण किसने किया है, तो किया है रूस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रक्षा विभाग से संबंधित है। तो DRDO की किस लैब ने भारत नामक विश्व का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का निगरानी ड्रोन विकसित किया है। DRDO ने किस नाम का लैब ने जो है, DRDO की किस लैब ने, लैब का नाम बताना है कि किस लैब ने, कि भारत नाम का जो है विश्व का सबसे फुर्तीला हल्का यानी लाइट वेटेड निगरानी ड्रोन विकसित किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने DRDO की जो एक लैब है, इसने क्या है, भारत नाम का एक सबसे फुर्तीला और हल्का निगरानी करने वाला ड्रोन विकसित किया है, ठीक है। और यहाँ पे बात आई DRDO की गाइस, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो 1958 में। और
इस विभाग की यानी DRDO के जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन होते हैं? राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद ध्यान रखें कि DRDO का जो मेन हेड होता है, वो जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री जो भी होगा वो DRDO का हेड होगा, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होगा इस डिपार्टमेंट का। तो इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पे भारत नाम का सबसे हल्का निगरानी ड्रोन विकसित किया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन मानवता के लिए यानी जो है ह्यूमैनिटी के लिए गुलबेकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है? यानी दुनिया में किसे गुलबेकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो पहला प्राप्तकर्ता बन गया है मानवता के लिए दुनिया में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग। तो स्वीडन की एक लड़की है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, और इनका जो है, तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं ग्रेटा थनबर्ग की। तो ये हैं ग्रेटा थनबर्ग, देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्वीडन की रहने वाली 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं, यानी क्लाइमेटिक वर्कर हैं, और जो कैलोस्टी गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए मानवता के लिए उद्घाटन यानी प्रथम संस्करण जो हुआ है, तो गुलबेकियन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बनी है। और इस जो ये जो मिलता है पुरस्कार, इसमें क्या होता है कि 1 मिलियन यूरो यानी $1.15 मिलियन की राशि जो है इसमें दी जाती है। तो और किस लिए दी जाती है? पुरस्कार में जो है जलवायु परिवर्तन के कारणों के लिए युवा पीढ़ी को जुटाने की उसकी क्षमता को मान्यता दी है। तो इस लड़की ने, ये जो ग्रेटा थनबर्ग है, इनकी जो क्षमता है, जो इनके जो हौसला अफजाई कराने के लिए और इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है, और जो इसकी तरह की नई पीढ़ियां हैं उस युवा पीढ़ी को जुटाने के लिए उसकी क्षमता को मान्यता दी है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि गुलबेकियन पुरस्कार जो है सबसे पहले प्राप्तकर्ता मानवता के लिए कौन हो गया? ग्रेटा थनबर्ग हो गई हैं। और ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं, ठीक है, 17 वर्षीय लड़की हैं स्वीडन की। और ये किसके लिए काम करती है? जलवायु के लिए काम करती हैं, यानी क्लाइमेट के लिए वर्क करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और तो मतलब 1 अगस्त 2020 से नियुक्ति होगी इनकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि बजाज फाइनेंस के जो अध्यक्ष अभी जो प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव बजाज, ठीक है। संजीव बजाज को जो है बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो है कौन अध्यक्ष थे? वर्तमान में थे राजीव बजाज थे, ठीक है। वर्तमान में जो राहुल बजाज, ठीक है। जो बजाज फाइनेंस के वर्तमान और के जो अध्यक्ष हैं वो राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को अपना पद छोड़ने का फैसला ले लिया है, यानी वो रिजाइन कर रहे हैं। और इनके बाद इनके जो बेटे हैं, ठीक है, वो अभी कंपनी में क्या है, वर्तमान क्या है, उपाध्यक्ष हैं। तो इनकी रिजाइन करने के बाद वो इनकी जगह लेंगे, यानी प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे किसके? बजाज फाइनेंस के, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो गाइस ये हैं संजीव बजाज, जो अभी बजाज फाइनेंस कंपनी में जो है क्या है, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन जैसे ही वो रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन करने के बाद 1 अगस्त 2020 से उनके बेटे जो है यानी संजीव कुमार को बजाज फाइनेंस का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी? यानी पहली महिला जो भारतीय IT फर्म सूचीबद्ध है, ठीक है। तो मतलब रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है, गाइस बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है HCL कंपनी की चेयरपर्सन बनी है, जो क्या है पहली महिला जो भारतीय IT फर्म सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो ये पहली हो गई हैं। तो अगर इनकी हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा की, तो गाइस ये हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। और इन्हीं को ही जो है अभी HCL टेक्नोलॉजीज़ का जो है इस कंपनी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जिसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्या कह सकती है, भारत की सबसे धनी महिला रोशन नादर जो हैं ये हैं, और ये एक सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता और अरबपति शिव नादर यानी संस्थापक और अध्यक्ष जो हैं इसके से HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्षता का पदभार संभाला है,
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोशनी नादर क्या बनी है। रोशनी नादर जो है HCL टेक्नोलॉजीज़ की क्या बनी है, चेयरपर्सन बनी है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन या एडवाइस आप हमें देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।